वो तो जीवन का एक ऐसा स्मरण है जो कभी बाहर नहीं जाएगा, आदमी के खून के रगों में दौड़ेगा। बिजनेस टफ की राजनीति टफ। अपने काम को करें, ना कि हर एक काम में दखलंदाजी करें। राम मंदिर के आंदोलन के समय पटना तो हम लोग भी चद्दर उद्दर बिछाते थे, मसनद रखते थे, पानी का गिलास उठाते थे। सत्ता परिवर्तन करवाया था और एक नई ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया था। यहीं से ऋतुराज यहीं से चुनाव लड़ेंगे। एक आम जनता से पूछिए तो वहाँ पे वोटर पूरी तरह भाजपा माइंडेड है। लोग तो कह रहे हैं, आम लोग, कुछ विधायक जी आते नहीं है, घूमते नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ कुम्हरार में। ये राजनीति है। आरोप लगा था कि एयरपोर्ट पे आप लोगों ने विरोध किया रविशंकर प्रसाद का। अरे आप अपना काम करिए। सम्राट चौधरी की विजय सिन्हा, उनकी सक्रियता अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में उतनी नहीं रही है। अच्छा, अभी चिराग जी का जो आ रहा है सर, मतलब अपराध को लेके, क्राइम को लेके, उससे सहमत हैं आप? जिस देश की आबादी 80% हिंदू है, वहाँ राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तेजस्वी की जो सोच थी कि A to Z, तेजस्वी उससे पीछे हट रहे हैं। गरीब जो है, चाय दुकान वाला, पान दुकान वाला का जो है शटर गिरा के उसको मारा पीटी कर रहे हैं, लपड़ झपड़ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा भाई, तो इस बार विधानसभा चुनाव में जदयू बड़ा भाई। पहले अपने इंडिविजुअल दायित्व की चिंता आप कर ले। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। घुसपैठ का सबसे बड़ा दरवाजा बिहार का उसी क्षेत्र में खुला हुआ है। पार्टी समय समय पे हर एक कार्यकर्ता के लिए तय करती है कि आपको क्या काम करना है। तो निशाना आपका पक्का है। उनकी पैरवी करने का तो सवाल ही नहीं है। वो बाधा कौन सी थी कि आप चुनाव नहीं लड़ सके? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और स्पष्ट सोच है उनकी। तो हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा ऋतुराज जी, जैसे आम जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं या किसी का जो बचपन होता है, सुख दुख, रोना गाना, तो ऋतुराज जी का तो ऐसा बचपन नहीं होगा, एकदम राजशाही वाला। देखिए, मेरा भी बचपन कुर्जी में और पाटलिपुत्रा कॉलोनी की गलियों में साइकिल चलाते चलाते बीता है। सरस्वती पूजा का, या हम लोग जैसे कहते थे उस समय, सरस्वती पूजा का चंदा जुटाने में और दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने में और सदाकत आश्रम में आम तोड़ने के चक्कर में पिटाने में। अच्छा। तो ये जीवन की बहुत यादगार पले हैं। बस उस समय डॉन बॉस्को में पढ़ते थे, फिर समय काल परिस्थिति ऐसी बनी, लालू जी के शासनकाल में बहुत भारी संख्या में मेरे जैसे कई लोगों को बिहार छोड़ना पड़ा। मैं तो मानता हूँ कि किस्मत बिहार से बाहर दून स्कूल देहरादून ले गई, लेकिन बचपन जो भी 7वीं कक्षा तक पटना में बीता, वो तो जीवन का एक ऐसा स्मरण है जो कभी बाहर नहीं जाएगा, आदमी के खून के रगों में दौड़ेगा। तो कोई ऐसी शरारत, जैसे आम तोड़ने वाली शरारत थी, कभी कुछ ऐसा किए होंगे कि मम्मी पापा खूब पीटे होंगे? अनगिनत बार पिटाए हैं उसमें। हाँ। मतलब किसी एक कोई किस्सा वो जो बहुत शानदार हो, जो भूलते नहीं होंगे आप अभी भी? नहीं, अब देखिए, उस समय होता क्या था कि वो दीघा आज नहीं है जो उस जमाने में हुआ करता था। जी। डॉन बॉस्को एकेडमी की नई बिल्डिंग बनी थी। दीघा के आम बगीचों के बीच से एक पतली सड़क जाती थी टूटी फूटी, उस पे आशियाना हाँ, रोड ये पे है। हाँ। तो उस समय दोनों तरफ खेत था, एक तरफ आम का बगीचा था बड़ा बड़ा। तो हम लोग की आदत क्या होती थी कि स्कूल से लौटते समय हाँ। मजा लेने की प्रवृत्ति होती है, सब लड़का लोग अलग अलग लगा तो क्या है भाई, आम तोड़ रहे हैं, ढेला चला रहे हैं, ये सब में। तो उस बार एक बार पकड़े भी गए थे बहुत बुरी तरह। तो जो वहाँ पे सुरक्षा या ठेकेदार के लोग थे, हाँ, मतलब रखवाली में जो लगे थे। उनसे भी पड़ी थी। अच्छा, वो और माता पिता से तो बहुत बार पड़ी है, उसमें क्या है। हाँ, वो तो आशीर्वाद होता है, जितना पड़े उतना बढ़िया है। उतना बढ़िया है। अच्छा, तो मम्मी और पापा दोनों में से सख्त कौन ज्यादा? नहीं, सख्त मैं ये नहीं कहूँगा, दोनों में से कोई ऐसा सख्त नहीं थे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा हो जाता था तब स्वाभाविक रूप से, लेकिन मैं उस हिसाब से बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बाबा दादी के साथ हम लोग रहते थे। मेरे बाबा का आध्यात्म के प्रति बहुत गहरा झुकाव, और दादी जी जो हैं वो मतलब पूजा घर और तुलसी जी का चबूतरा, वही अप डाउन उनका पूरा दिन बीतते हुए हम लोग देखते थे। माता जी
पहले जेडी वुमेंस कॉलेज में लेक्चरर भी रहीं, बाद में हाई कोर्ट पटना में वकील रहीं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थीं। पिताजी ने अपना राजनीति भी की, कारोबार भी सेट किया। तो एक ऐसा वातावरण जिसमें कि किसी भी बच्चे को देखने और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। शिक्षा के प्रति ओरिएंटेशन हो, आध्यात्म के प्रति ओरिएंटेशन हो, बिजनेस की समझ, या एक जनरल डिसिप्लिन इन लाइफ जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे वातावरण में ईश्वर की कृपा से समय बीता। उसके बाद जब दून स्कूल भी गए तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखी, सीखी। बिहार के बाहर क्या होता है, कुछ अच्छी अनुभूतियाँ आई, कुछ उतनी अच्छी अनुभूति नहीं भी आई, लेकिन आदमी ऐसे ही सीखता है और क्या। अच्छा, ढेला चलाने की बात कह रहे थे तो निशाना आपका पक्का है कि अगर मार दिए तो आम गिर गया? निशाना शुरू से पक्का ही रहा है। पक्का रहा है तो अभी कभी ढेला चलाने का मौका मिलता है कि नहीं, अपने कैंपस में ही कहीं पर? नहीं, अब ढेला नहीं, अब और कुछ चलाते हैं। अच्छा, और कुछ चलाते हैं अच्छा, जो पढ़ाई हुई आपकी दून स्कूल से, चूंकि आप फिर आगे बिहार से चले गए, बिहार की परिस्थिति बदल गई, अलग माहौल यहाँ पे पैदा हो गया था जो आप बता रहे थे। यहाँ की जो पढ़ाई थी, फिर वहाँ की जो पढ़ाई हुई, तो उसमें कितना फ़र्क आपको लगा? कि शुरुआती समय में तो जो 6ठी 7वीं क्लास तक आदमी आनंद में था, पहली बार कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अनुभव जी आपको एक दून स्कूल जैसे परिस्थिति में ही मुझे कम से कम उसका बोध हुआ। देश दुनिया से बेस्ट पढ़ने लिखने वाले, बेस्ट स्पोर्ट्स वाले, बेस्ट डिबेटिंग वाले, बेस्ट लिखने वाले, ऐसे बच्चे उस बोर्डिंग स्कूल में आते हैं जी। तो पहले तो आदमी को लगता है कि काफ़ी अपूर्ण हूँ मैं, काफ़ी मतलब तुलनात्मक रूप में शायद मेरी क्षमता उतनी नहीं है। फिर आदमी संघर्ष करने लगता है कि नहीं, अगर ये बेंचमार्क है तो मैं कैसे अपने आप को और तराशूं, उभारूं, सीखूं, प्रयास करूं, मेहनत करूं। गोल ओरिएंटेशन बनता है कि नहीं, मुझे भी स्कॉलर्स ब्लेजर लेना है, नहीं मुझे भी गेम्स ब्लेजर चाहिए, मुझे भी स्कूल का प्रीफेक्ट बनना है। तो एक ओरिएंटेशन के रूप में मुझे लगता है कि वो भी एक नियति थी, पर कि मैं बिहार परिवार से अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, लेकिन शायद वो बोर्डिंग स्कूल के 6-7 साल मेरे जीवन को शेप करने में बहुत अहम रहे। आगे की पढ़ाई फिर विदेश से? जी। तो वहाँ कौन सी पढ़ाई आपने की विदेश में? उसमें जाएंगे तो लीड्स यूनिवर्सिटी में मैंने शुरुआती पढ़ाई की, फिर लंदन बिजनेस स्कूल में मास्टर्स किया। अच्छा। लंदन बिजनेस स्कूल वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल से फिर पब्लिक लीडरशिप किया। तो पढ़ने लिखने का शौक है तो कुछ ना कुछ करने के लिए आदमी को मिल ही जाता है। जी जी। एक सफल उद्यमी से फिर राजनीति की तरफ मुड़ जाना, तो लगता है कि ये टफ काम है? नहीं, ऐसा मतलब बिजनेस टफ की राजनीति टफ? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में हर एक चीज़ टफ होती है। जो एक छोटा चाय समोसा का दुकान चलाता है वो भी कोई आसान काम नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेट पूरा शासन डिपार्टमेंट चलाता है वो भी बहुत कठिन है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम बहुत आसान या बहुत उसको उस तरह से नापना चाहिए। हर एक काम के साथ अलग अलग चुनौतियां होती हैं। जैसे मैं कह रहा था कि मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जीवन में राजनीति के अलावा कुछ और नहीं किया है, या जीवन का स्रोत आर्थिक या अदरवाइज राजनीति है। मैंने पढ़ाई की, काम किया, काम में सफलता प्राप्त की। चूंकि परिवार में राजनीतिक लेगेसी रही है, रुझान हमेशा से राजनीति के प्रति था। परिवार जो है बहुत हद तक संघ विचार से जुड़ा हुआ है, तो बचपन से ही नानाजी देशमुख जैसे लोगों का पदार्पण घर पे हुआ, अनेकों प्रचारकों का पदार्पण घर पे हुआ। एक ऐसा वातावरण, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, ऐसी सोच के साथ सबकॉन्शियसली कोई आके पढ़ाता नहीं है, पर जो आप चारों ओर अपने देखते हो उसके अनुसार आदमी ढलने लगता है। और इन सब कारणों के साथ साथ जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, वो अटल जी के अध्यक्षता का काल हो, अडवाणी जी का काल हो, जब पटना आते थे तो घर पे रहते थे वो लोग,
तो जब ऐसा वातावरण रहता है तो राजनीति, राजनीतिक सोच, वो पूरी जो समाज की परिस्थिति उस समय चल रही है, जब रीतम्बरा जी आती थी राम मंदिर के आंदोलन के समय पटना, तो हम लोग भी चद्दर उद्दर बिछाते थे, मसनद रखते थे, पानी का गिलास उठाते थे, बैठकें होती थी। उसके बाद का समय आया, बिहार में पहली बार 96-98 के चुनाव में बीजेपी को एक बढ़त मिली, तो वो भी चुनाव कैंपेन कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, बूथ क्या क्या कहते हैं, बूथ कमेटी क्या होती है, तो ये मतलब इन सब चीज़ों से आपका परिचय शुरू में हो जाता है। तो बाद में जब एक ऐसा अवसर आया जीवन में कि 2013 में कायदे से ऐसे जुड़ा हुआ तो था, आते जाते सदस्य भी था बीजेपी का, लेकिन 2012-13 में फॉर्मली डिसाइड किया कि कुछ करना है, और उस समय मोदी वेव भी देश में प्रचंड रूप में था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कैंपेन में मुझे काम करने का अवसर मिला, वो हुंकार रैली पटना की हो या 14 की फेमस जो इलेक्शन कैंपेन, वो मोदी जी की देश नहीं झुकने दूंगा, अब की बार मोदी सरकार, उसमें काम किया। फिर धीरे धीरे इलेक्शन मैनेजमेंट से होते होते संगठन में आ गए, संगठन में प्रदेश स्तर पे पदाधिकारी बनाया गया, उसका अवसर रहा। 4-6 जिलों में संगठन निर्माण का, संगठन के साथ जुड़ के काम करने का अवसर मिला। फिर धीरे धीरे आदमी लग जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि मतलब हर एक चीज़ जीवन में योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तो अच्छा, पापा के बारे में, पिताजी के बारे में, R.K. सिन्हा जी के बारे में, चूँकि पत्रकार भी वो रहे, तो मतलब जब बात होती होगी तो क्या उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं राजनीति में आज जाना चाहिए तुमको, या मतलब खुद का निर्णय था? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी बहुत स्पष्ट आदमी हैं। उनका ये मानना हमेशा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी एक पद भी, और एक परिवार से एक आदमी, एक ही आदमी। हाँ, ठीक है। तो वो बहुत स्पष्ट थे कि जब तक मैं राज्यसभा में हूँ तब तक उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा था कि तुमको कभी भी सदन का प्रयास या टिकट का प्रयास, संगठन में काम करो जो तुमको करना है, लेकिन इसमें नहीं आना, क्योंकि वो मेरी जो कमाई हुई पूंजी है, जो मैंने दीनदयाल जी जैसे लोगों से सीखा है अपने जीवन में, वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे परिवार में हो। और बाकायदा 2020 में कोरोना के आसपास उनका कार्यकाल समाप्त हुआ राज्यसभा का। उसके बाद ही मुझे राष्ट्रीय स्तर पे साल भर के अंदर नड्डा जी की टीम में बिहार की तरफ से एक पदाधिकारी, राष्ट्रीय टीम की संरचना जैसे आपको पता है 30-40 लोग होते हैं, उसमें हर एक प्रदेश से कुछ ना कुछ लोग होते हैं, तो बिहार से मुझे अवसर मिला। बट अगर पिताजी का कहूँ तो उनकी बात बहुत स्पष्ट थी कि जब तक मैं सदन में हूँ तब तक मेरे परिवार से कोई दूसरा सदन के लिए प्रयास ना करे, और उनकी पैरवी करने का तो सवाल ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सैद्धांतिक आदमी है वो। उन्होंने तो प्रेरित किया नहीं आपको कि हाँ राजनीति में ऋतुराज तुमको आना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप धीरे धीरे सनई चूँकि माहौल वो मिला तो आप बढ़ते चले गए। फिर बिहार जो बीजेपी है उसको लेकर सवाल है मेरा कि आप बिहार बीजेपी में एक्टिव कब से हुए, क्या मतलब, या बहुत ऋतुराज जी दिखते नहीं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा दिखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सुंदरता है, लाखों कार्यकर्ता हैं। प्रशिक्षण इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है कि जो दायित्व आपको दिया हुआ है आप उसकी चिंता करते हैं। मतलब अगर इसको ऐसे बताएं कि आपको प्रेरित किया जाता है कि आप अपने काम को करें, ना कि हर एक काम में दखलंदाजी करें। जो बूथ का कार्य करता है वो बूथ का काम करता है, वो प्रदेश में क्या बोला जा रहा है उसकी चिंता उसको ज़्यादा नहीं करनी है, अपने बूथ की चिंता करनी है। तो हम लोगों को वैसे ही अगर काम मिला एक समय बिहार के संगठन के एक पदाधिकारी के रूप में कि बाढ़, नालंदा, नवादा 3 जिले आपको देखने हैं, तो मेरा पूरा ध्यान उस समय उधर ही केंद्रित था। और मैंने कई साल ये काम किया है, मंडल स्तर का काम, बूथ स्तर का काम संगठन के साथ ये किया है। उसके बाद जो है मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया गया, तो बिहार से काम बाहर होने लगा।
मुझे काम मिला कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का सह प्रभारी बना के, तो मैं मिजोरम चुनाव लड़ाने गया, मेघालय चुनाव लड़ाने गया, नागालैंड चुनाव लड़ाने गया, असम, अरुणाचल, इन सब क्षेत्रों में काम किया। तो पार्टी समय समय पे हर एक कार्यकर्ता के लिए तय करती है कि आपको क्या काम करना, तो जो काम मिला वो किया। इसमें हमारा दखल एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं रहता कि भाई मुझे यही वाला काम चाहिए, मुझे बिहार में ही काम करना है, नहीं मुझे बिहार के बाहर ही काम करना है। अगर आप कार्यकर्ता हो तो अपने संगठन के नेतृत्व पे विश्वास करो। अच्छा, तो चूंकि आप बहुत कम उम्र में बहुत एक्टिव हो गए राजनीति में, तो क्या लगा कि चुनौतियां क्या हैं पॉलिटिक्स में युवाओं के लिए? युवा वर्ग के लिए हर एक क्षेत्र में चुनौती है, और युवा वर्ग चुनौती लेने के लिए सबसे सक्षम भी है। आदमी तभी याद करता है कि काश मैं फिर युवा होता। 25, 30 साल, 35 साल वाला जोश आ जाए। हाँ। जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए जो नेता थे या जो हैं, उनकी सक्रियता अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में उतनी नहीं रही है, और कायदे से पूरी एक नई पीढ़ी, एक नई फसल तैयार हो बिहार रही। के लीडरशिप की विभिन्न पार्टियों से खड़ी हो रही है। एक जमाना था जब सुशील मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने और रामविलास पासवान जी ने जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेताओं के, जननायक के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन करवाया था और एक नई ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया था। फिर वही चीज प्रकृति उसको रिपीट समय समय पे करती रहती है। यही जो है खूबसूरती भी है लोकतंत्र की, ये प्रकृति का विधान भी है, और ये देश और समाज की जरूरत भी है। जरूरत है। अच्छा, शुरुआत में तो आपका रुझान नहीं था, जो सवाल हमने आपसे अभी किया ही, लेकिन इन दिनों आपके बारे में चर्चा है कि ऋतुराज सिन्हा जो हैं बहुत रुचि ले रहे हैं लोकल पॉलिटिक्स में, पटना की जो राजनीति है। मतलब ये कि चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी चुनाव लड़ने का मेरा कोई मंशा नहीं है। शायद इतनी स्पष्टता से आपको कम लोग बोले। नहीं, जब थी तो मैंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि लड़ना चाहता हूं चुनाव। आज नहीं। हाँ, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, पटना का हूं तो पटना के राजनीतिक घटनाक्रम में कैसे रुचि नहीं लूंगा? ये तो अस्वाभाविक बात हो जाएगी ना। घर है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के बहुत डे टू डे में, पर जैसे मैं आपको बताऊं, लोयला स्कूल हमारा एक शक्ति केंद्र है दीघा विधानसभा का, 11 बूथ हैं। शक्ति केंद्र का मैं प्रभारी भी हूँ। राष्ट्रीय दायित्व के साथ साथ मैं शक्ति अपने घर के बगल वाले बूथ भवन का, जो हमारा शक्ति केंद्र कहलाता है, लोयला स्कूल में 11 बूथ है, उसका मैं शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ। मेरा काम है कि अभी जो इलेक्टरल रोल का वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें जो पूरी प्रक्रिया किस जगह पहुंची, उसमें हम घूम घूम के अपने सारे वोट जो हैं माइक्रो लेवल पे, वो सब ने अपना वेरिफिकेशन का कागज दिया है कि नहीं, किससे मांगना है, बीएलओ को जमा करना है, वो सब काम की बैठक लूंगा। तो पार्टी ने जो काम बताया वो काम कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं, अगर आप कुमरार की तरफ जाते हैं तो वहाँ, दीघा में रहते हैं तो वहाँ नहीं, अगर बांकीपुर में चले गए तो चर्चा होती है कि नहीं यहीं से ऋतुराज यहीं से चुनाव लड़ेंगे, ना दीघा से चुनाव लड़ेंगे। फिर बात उठने लगती है कि ना कुमरार से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्यों? मतलब आपके जाने से लोगों की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? मैं ये कहूँगा कि जो भी ऐसी चर्चा करते हैं उनको थोड़ा सा राजनीतिक समझ अपनी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि तीनों की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ कैंडिडेट है, लोकप्रिय कैंडिडेट है, और ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सुरक्षित सीटें हैं। इनमें कोई परिवर्तन की ना जरूरत है, ना ऐसी कोई चर्चा है। बाद में जिसको जो मन आए राजनीतिक बाजार गर्म करने के लिए कोई कुछ बोले, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कुमरार वाली सीट को यहाँ तो मानते हैं, चलिए बांकीपुर में नितिन नवीन है, उधर संजीव चौरसिया है दीघा में, लेकिन कुमरार पे बहुत कन्फ्यूजन, बहुत तरह के नाम कि ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे। उसमें आप एक दिन शायद गए तो चर्चा छिड़ गई एकदम। नहीं, देखिए, कुमरार की सीट भी देख लीजिए। कुमरार की सीट एक बहुत अच्छी सीट है, पटना का हृदय है एक तरह से कहूँ तो, और ऐसी सीट है जहाँ पे कभी सुशील मोदी जी
नेतृत्व करते थे, बाद में अरुण सिन्हा जी ने किया है। आज भी मैं कहूँगा कि वहाँ पे अगर आप जाके एक आम जनता से पूछिए तो वहाँ पे वोटर पूरी तरह भाजपा माइंडेड है। अरुण सिन्हा जी का संगठनात्मक अनुभव आप देखिए। इस पटना महानगर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्माण में एक जिला अध्यक्ष के रूप में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे नितिन नवीन जी के पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन ऐसे कई लोगों के अथक परिश्रम से यहाँ पे विचारधारा को जमीन तक उतारा गया है। एक जमीन तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की। मतलब अरुण सिन्हा के टिकट नहीं कटेंगे, इसका मतलब? स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि अरुण सिन्हा के कार्रवाई में या उनके अनुभव में आपको ऐसी क्या कमी दिख रही है कि कोई भी ऐसी चर्चा करे? मतलब पक्का आप चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का? मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं लेकिन है। पार्टी अगर चाहे? ये सब देखिए कहने का तरीका है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं रुचि है। लेकिन आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लोकसभा। जो बीत गई सो बात गई। लेकिन चर्चा होगी ना? चर्चा तो चूंकि आप लोगों पर आरोप लगा था कि एयरपोर्ट पे आप लोगों ने विरोध किया रविशंकर प्रसाद का, तो आज कहिए ना, पॉडकास्ट के माध्यम से बताइए ना कि सही में आपके इशारे पर ऐसा हुआ था क्या, रविशंकर प्रसाद का विरोध? अगर मेरी पार्टी को ऐसा लगता कि मैंने ऐसा कोई पार्टी विरोधी काम किया है, कोई सा भी किसी प्रकार का, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासन वाली पार्टी में ये चल जाएगा? आपको आगे काम मिल जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी संगठन में? भारतीय जनता पार्टी के पास कमी है क्या अच्छे लोगों की, सक्षम लोगों की? आज देश का, दुनिया का सबसे बड़ा 14 करोड़ लोगों का संगठन है। और ये 14 करोड़ हवा वाली बात नहीं है। मैं सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय टोली का सदस्य रहा हूं। आप मुझे बताइए 120 दिन में 10 करोड़ का सदस्य का आंकड़ा कौन पार कर सकता है? सरकारी तंत्र में भी ये दम हो तो मुश्किल बात है। लेकिन बिहार में ये संभव नहीं हुआ था। बिहार का लक्ष्य, जहाँ तक अभी मेरे जहन में है, कि लक्ष्य से पीछे आप लोग रह गए थे। संगठन का, हर एक प्रदेश का लक्ष्य जब सदस्यता का निर्धारित होता है तो संगठन की मैच्योरिटी के आधार पे, भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए रुझान के आधार पर, पिछले बार कितने सदस्य थे उसके आधार पर, उससे आगे बढ़ने के लिए एक एस्पिरेशनल टारगेट, एक एम्बिशियस टारगेट, बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य रखने की बात होती है कि थोड़ा सा कार्यकर्ता स्ट्रेच करे, घर घर जाए। तो अब लक्ष्य पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ वो ठीक है, किसी विधानसभा में कम हो गया होगा, किसी में ज्यादा रह गया होगा, कोई जिला आगे होगा, कोई जिला पीछे होगा। कुल मिलाकर 14 करोड़ सदस्य जिन्होंने बकायदा एक ऐप के माध्यम से अपना सदस्य का आवेदन दिया, उनका मोबाइल नंबर OTP पे सत्यापित हुआ, उन्होंने अपना पूरा वोटर कार्ड, अपने विधानसभा जिसके वो मतदाता हैं, सारी चीज़ों को लिखकर भरकर डाटा वेरीफाई कराया। ये कौन सी पार्टी कर सकती है भाई साहब? आप बताओ ना, एक और दूसरी पार्टी बताओ देश में जिसके पास ये अनुशासन, ये व्यवस्था और ये काम को जमीन पे उतारने की टेक्निक हो। नहीं, लोग तो कहते हैं कि भाजपा के पास पैसा है इसलिए इस तरह का। पैसा होने से रुझान हो जाता है क्या? ये राजनीति है। अगर पैसा से सब होता तो मुकेश अंबानी जी जो है देश के राष्ट्रपति होते। ये जनता का दरबार है। जनता जो है इधर से भी वोट करती है और इधर से भी वोट करती है, दिल से भी और दिमाग से भी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, तो उस समय में आपने इच्छा व्यक्त की, तो आखिर वो बाधा कौन सी थी कि आप चुनाव नहीं लड़ सके? काहे के लिए जो है पुराना मैटर पे जाके अब आगे बढ़िए। अच्छा, आगे बढ़ जाए। बहुत चर्चा, बहुत लोग कहते हैं, पुराने पत्रकार भी कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद के परिवार से और RK सिन्हा के परिवार में एक अदावत है, छिपी हुई अदावत। तो सही में ऐसा कुछ है कि बहुत अच्छे संबंध हैं आप लोगों के, क्या है? हमारे पिताजी के समकक्ष रहे हैं रविशंकर जी। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? मैं तो ये बताऊंगा कि आप मेरे माता पिताजी के शादी का एल्बम अगर आप पलट के देखिएगा तो उसमें हर एक 5वें फोटो में आपको रविशंकर प्रसाद जी दिख जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में लोग टीका टिप्पणी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका पूरा अधिकार है, उस पर हम क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं ना कि आगे लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये भी व्यवस्था नहीं है। पहले कोई गारंटी नहीं।
अरे आप अपना काम करिए, पार्टी जो है आपको ढूंढ के निकाल लेगी। हाँ। जब जरूरत लगेगी कि आपके लायक कुछ है तो पार्टी ढूंढ लेगी। ढूंढ लेंगे। इतना विश्वास अगर नहीं है तो इसमें रहना नहीं चाहिए। फिर जहाँ गिव एंड टेक वाली पार्टी है वो गिव एंड टेक वाले में जाना चाहिए। अच्छा, बिहार बीजेपी को लेकर बहुत मतलब ये है कि बहुत गुटबाजी है। सही में है क्या ये स्थिति? क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, कहा जाता है कि ये सम्राट चौधरी गुट, ये विजय सिन्हा के गुट, ये नित्यानंद राय के गुट हैं, और ये गुट जो है नया नया गुट बना है दिलीप जायसवाल का गुट। भारतीय जनता पार्टी में गुट एक ही है, कमल छाप का गुट है। जितने लोगों का आपने नाम लिया ये सारे कमल छाप के ही बनाए हुए लोग हैं। आप देखिएगा कि नाम बदलते रहेंगे, कमल छाप की छत्र छाया में ऐसे नाम बदलते रहेंगे, लेकिन अंतोगत्वा कमल छाप के नीचे ही सब चलेंगे। मतलब मत भिन्नता है इनमें, आपको कभी फील हुआ देखिए, ऐसा? मतभेद होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मन भेद नहीं होता है, मत का भेद होता है। मत का भेद है। मत का भेद होना ही चाहिए ना। हाँ। आपको लगता है कि फलाना पॉलिसी पार्टी के लिए बहुत अच्छी है, दूसरे को लगता है उससे अच्छी पॉलिसी ये है, तो दोनों लोग अपने भाव को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से रखेंगे नहीं तो पार्टी को कैसे लाभ मिलेगा? लेकिन कई जगह चीजें दिख जाती हैं, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। देखिए महाराज, मैं ये कहूँगा कि आपने कभी देखा क्या कि भारतीय जनता पार्टी के रथ से किसी को धकेल के नीचे गिरा दिया गया हो? अच्छा। देखा क्या आपने? हाँ। अभी देखा ना हम सबने, पटना राहुल गांधी जी आए और उनके पार्टी के नेताओं के साथ क्या पटना में हो रहा था वो तो सबने देखा ना। पप्पू यादव और कन्हैया के बारे में आप देखा ना सबने। हाँ। तो ये जो है सामने दिखने वाला मतभेद और मनमुटाव नहीं कहेंगे, जो फाड़ कहेंगे, ये हाँ। सामने सड़क पे नहीं दिखने तो वाला। आपकी पार्टी में भी है। लोग कहते हैं कि हैं एक नेता जिनकी बहुत तूती बोल रही है अभी बिहार बीजेपी में। अगर पीएम आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो दूसरे नेता को पहुंचने नहीं देते हैं। पिछले बार जब पीएम आए थे तो बकायदा एयरपोर्ट पे एक लाइन लगती है, रिसीविंग लाइनअप, जिसमें कि सारे लोग रहते हैं जो भी अपेक्षित हो, सबसे पीएम मिलते हैं, सबका चेहरा देखते हैं, जिससे बात करनी हो उससे बात भी करते हैं। अब आपको कहाँ से जानकारी मिल रही है कि एक आदमी तय कर रहा है क्या हो रहा है? ये तो मैंने लेकिन ये है, जब पीएम के साथ अगर जीप पे बैठना हो, खड़ा होना हो, तो मालूम होता है कोई आगे हो गया, कोई पीछे हो। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किनका नाम लेना चाह रहे हैं। हम आगे लेंगे नाम। नहीं, देखिए सीधी सी बात यह है कि एक जीप में आगे खड़ा होने का उतना ही जगह है, तो उसमें इतना ज़्यादा विश्लेषण करने की क्या बात है? हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं। हाँ है। दोनों का जो है कार्यभार बांटा हुआ है, अलग अलग मंत्रालय हैं। पार्टी के अंदर भी उन दोनों को ही पार्टी अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए 2 डिप्टी सीएम बनाए। वर्क डिवीजन स्पष्ट है, दोनों खुश है, सिस्टम चल रहा है। अब दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ तो उस पर दोनों अपने अपने काम से खुश हैं। दोनों खुश नहीं रहते तो कैसे खिंच रहा होता? कैसे खिंच रहा होता? अच्छा, आप किससे खुश हैं? कौन बेटर, सम्राट चौधरी की विजय सिन्हा? मैंने हम काम के लिहाज से पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कैप्टन ऑफ द शिप अध्यक्ष होता है जी, अध्यक्षीय व्यवस्था है। तो सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष थे, आज दिलीप जायसवाल जी हैं, कल कोई और भाई साहब अध्यक्ष होंगे। हम तो अध्यक्ष के साथ चलने वाले लोग हैं, तो कार्यकर्ता के मन में कन्फ्यूजन नहीं है। ये चैनल के दिमाग में जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पता नहीं कैसे मीडिया सर्कल में इतना बड़ा ये मुद्दा बनता है। पर चलिए, आपको चैनल चलाना है, जनता को परोसना है, तो कुछ ना कुछ तो नहीं। लेकिन कहते नहीं है कि जहाँ आग है वहीं धुआं है, कुछ तो आग है। कई बार जो है मुझे लगता है कि धुआं नहीं रहता है तो आप लोग जो है वहाँ कुछ स्प्रे वगैरह छोड़ के आग ढूंढने लगते हैं। अच्छा, नंबरिंग है आपके यहाँ कि नहीं, ये नंबर 1 डिप्टी सीएम, ये नंबर 2? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि जब नेता और उप नेता का चयन हुआ था, 2 नेता का चयन नहीं हुआ था। हाँ, नेता आपको भी पता है जी कि नेता और उप नेता, तो स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अच्छा, मंगल पांडे के बारे में कहा था कि आपकी बहुत पटती है मंगल पांडे से। सम्राट जी से भी ठीक ही ठाक पटती है। अच्छा, मेरी तो नित्या जी से भी पटती है, विजय सिन्हा से भी, विजय सिन्हा जी से भी पटती है। हाँ। मेरी तो चिराग से भी पटती है। अच्छा, चिराग से पटती है। मेरी दोस्ती तो प्रशांत जी से भी है। हाँ, तेजस्वी जी से भी अच्छी बात है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना।
चिराग जी के बारे में। सीधी सी बात है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करेंगे तो मैं फिर वही बात बोलूंगा, मतभेद तो होता है। चिराग जी की बहुत टिप्पणियों से मैं सहमति रखता हूं। तेजस्वी जी की कई टिप्पणियों पे मेरा आप काउंटर रिएक्शन भी अच्छा, देखें। अभी चिराग जी का जो आ रहा है सर, मतलब अपराध को लेके, क्राइम को लेके, तो उससे सहमत हैं आप? मैंने तो खेमका जी वाले मुद्दे पे स्पष्ट कहा कि मैं एक बिहारी हूं, पटना वासी हूं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। अगर बीच पटना में किसी भी शख्स को गोली मारी जाती है उसके घर के सामने, और वो कोई गली नहीं है, वहाँ से थाना कुछ कदम है, वहाँ से प्रशासन का केंद्र, मेन घर, उनके क्वार्टर कुछ कदम पे है, तो ये साफ दर्शाता है कि जो अपराधी तत्व हैं उनके मन में जो डर होना चाहिए वो डर कम गया है। तो पुलिस का काम है, बिहार पुलिस का, कि वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करे। इसको मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं देखता। राजनीतिक मुद्दा तब होता जब इसमें किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप होता। मतलब जो चिराग कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं अब थोड़ा सा इसको हाँ। विस्तार से समझ लीजिए। जी। राजनीतिक मुद्दा इसको तब मानते जैसे एक जमाना था बिहार में जबकि फिरौती की नेगोशिएशन सरकारी आवासों में होती थी। होता था ना, किडनैपिंग होता था, फिर उसके बाद जो है नेगोशिएशन सेटलमेंट कहाँ होता था। आज तो वो नहीं है। शब्द लेकिन आप काट रहे हैं क्योंकि आरोप है कि सीएम हाउस में होता था। मैं एक सीधी बात कह रहा हूँ, हाँ, ठीक जनता है। जो है ना, ये जो देख रहे हैं, हाँ, बिहार की जनता को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता का मेमोरी, राजनीतिक समझ बहुत उच्च की कोटि की है, वो सब जानती है। मैं बस ये कह रहा हूं कि इसको राजनीति बना के क्या फायदा होगा। चिराग जी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि पटना में क्राइम टॉलरेट होगा कि नहीं होगा, बिहार पुलिस को अकाउंटेबल पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। मेरा मानना है कि कोई डिप्टी सीएम, कोई सीएम जाके पुलिस थाना नहीं चलाएगा। थाना तो चलाएगा थानेदार, एसएसपी, आईजी। जी। इनको जवाबदारी लेनी होगी और इनको करके दिखाना होगा कि हाउ क्राइम इज कंट्रोल्ड। अच्छा, तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी युवा है। मेरा मानना है कि आरजेडी में एक ठहराव लाने के लिए, एक पूरे आरजेडी को कमान संभालने के लिए बहुत सक्षम रूप से तेजस्वी जी उभरे हैं। 15 के चुनाव से ही 20 के चुनाव में तो पूरी तरह से जी। एक युवा के तौर पे मेरी शुभकामनाएं हैं। पर तेजस्वी जी की कई नीतियों से, कई वक्तव्यों से मेरा बड़ा मतभेद रहता है, जो मैं समय समय पे जब मुझे लगता है तो मैं अभिव्यक्त करता हूँ। अच्छा, अभिव्यक्त मतलब बात होती है तेजस्वी से? बात किससे नहीं होती है? नहीं, मतलब दोस्ती वाली जो एक बात होती है, आप भी युवा वो भी युवा। पहले से परिवार एक दूसरे को जानता है, कभी मिलते हैं तो नमस्ते होती ही है। उतना तो शिष्टाचार होनी ही चाहिए ना जीवन में। हाँ। कोई हमारे पर्सनल दुश्मन तो नहीं है। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़, इन दिनों जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि तेजस्वी की जो सोच थी कि A to Z, तेजस्वी उससे पीछे हट रहे हैं और उनकी पार्टी जो है वही 90 के दशक का वही नारे, ये सब लग रहे हैं। ये बिहार बंद के एपिसोड ने एक बार फिर उजागर किया है कि भले तेजस्वी जी चाहें अपनी पार्टी को बदलना, पर जो नीचे के तत्व हैं वो आज भी वही अगड़ा पिछड़ा, जातीय संघर्ष, भूरा बाल हटाओ, अगर हमारी सत्ता आ गई तो कहाँ पे क्या डाल देंगे, ये जो पूरा ये जो भाषा शैली है और ये जो सोच है, आरजेडी का स्वभाव है, ये बदला नहीं है। ये नहीं बदला है। चैनल दिखा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। वो तो हमने नहीं बोला ना। हाँ। वो तो आरजेडी के ही नेताओं ने बोला है, कार्यकर्ताओं ने बोला है। जब पूछा गया कि भाई बताइए एसआईआर क्या है, काहे का विरोध कर रहे हैं, तो वो पता नहीं है। पता नहीं, हाँ। लेकिन गरीब जो है, चाय दुकान वाला, पान दुकान वाला का जो है शटर गिरा के उसको मारा पीटी कर रहे हैं, लपड़ झपड़ कर रहे हैं, ये शोभा देता है क्या? कहाँ से कमाएगा और रोजी रोजगार कहाँ से लाएगा अपना, जो आपने सामान तोड़ दिया उसका? अच्छा, प्रशांत किशोर को की राजनीति को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? प्रशांत के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो मेहनत कर रहे हैं, जमीन से प्रयास कर रहे हैं मुद्दा आधारित राजनीति खड़ा करने की। आज तक मैंने प्रशांत जी को जात के आधार पे अगड़ा पिछड़ा करते हुए नहीं सुना है। जी। मुद्दों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत जी से मेरा मतभेद इस बारे में है कि प्रशांत जी की जो पहले से सोच और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लेके मेरी चिंता है, क्योंकि जब एक आदमी किसी भी विचारधारा के साथ समय समय पे
काम करता रहा हो तो वो एक कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है। नहीं तो नहीं, एक सवाल तो उठता रहता है आप लोगों के लिए, ये बीजेपी के ही लोग हैं, बस स्वरूप बदला है प्रशांत किशोर का। तो जो भी ऐसी बातें कर रहा है उसको थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा और चिंतन करना चाहिए। अच्छा, बिहार की जो राजनीति है वह अब क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी राजद की जन स्वराज की बात नहीं है। आपने अभी सही सबसे बड़ा सवाल अभी पूछा है। 2025 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है जो तय करेगा कि बिहार क्या रिवर्स गियर में जाएगा या फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर में जाएगा। और मैं समझाता हूँ। जी। जब से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार कुछ वर्षों से काम कर रही है, आपने देखा होगा कितनी तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। वो मरीन ड्राइव हो, एक्सप्रेसवेज हो, वो ब्रिजेज हो, वो वंदे भारत ट्रेन हो, रेलवे स्टेशंस का नवीनीकरण हो, वो पटना एयरपोर्ट हो, वो महिलाओं और दिव्यांगों को या विधवाजन को आर्थिक सहयोग हो, अनेकों अनेक लंबी गिनती हम करवा सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में बिहार में एक तेजी आई है। लेकिन ये तब तेजी है जब सेंटर की सरकार और बिहार की सरकार तारतम्य में चल रही है। आज अगर बिहार ऐसा कोई निर्णय लेता है जो तेजस्वी जी चाह रहे हैं कि बिहार की सरकार और देश की सरकार, भारत सरकार तारतम्य में ना रहे, तो लॉस किसका होगा? बिहार का होगा। बिहार का। जी। आप देख चुके हैं, अब दिल्ली का देख लीजिए बात। 10 साल दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार और भारत सरकार में मतभेद रहा। समस्या किसकी पड़ी? दिल्ली वासियों की। आज रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में डबल इंजन डबल स्पीड से काम कर रही है। बंगाल देख लीजिए, दिल्ली सरकार कुछ तय करती है, बंगाल की सरकार लागू करने को तैयार नहीं है। बंगाल की सरकार कुछ चाहती है, दिल्ली सरकार में उस पर क्वेश्चन है। लॉस किसका हो रहा है? बंगाल की मासूम जनता। बंगाल के लोग का। जी। तो क्या वो परिस्थिति हम बिहार में चाहते हैं? मुद्दा ये है, रिवर्स गियर में जाएंगे या फिर गियर, 5वां गियर लगा के और सरपट गाड़ी विकास की ओर दौड़ेगी। अच्छा, आप टिकट की बात कर रहे थे, तो जैसे महागठबंधन है, तो देख रहे हैं लगातार वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, उनकी अलग अलग कमेटियां बनी हैं, सब व्यस्त हैं कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। लेकिन जो भाजपा नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसमें कुछ दिखता नहीं है, कुछ एनडीए में कोई हलचल नहीं। तो क्या सब कुछ हो गया है या बहुत बाकी है? कहाँ क्या है एनडीए में? देखिए, एनडीए एक परिपक्व गठबंधन है। दोनों बड़ी पार्टियां और बाकी जितने हमारे साथ घटक दल हैं, 5 पार्टियां, एक साथ काम करने का लंबा अनुभव है इनके साथ। तो ये सारे सीनियर लीडर्स, और मैं मांझी जी की भी बात कर रहा हूँ, मैं उपेंद्र जी की भी बात कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी की, जी, नीतीश जी हो गए या भारतीय चिराग जनता पासवान हो गए, ये सारे लोग इतने लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में काम कर चुके हैं कि किसी में कौतूहल नहीं है, किसी में बहुत ज्यादा उठापटक, खींचतान, नहीं डांस ड्रामा नहीं एकदम है। चिराग पासवान को लेके लोग कह रहे हैं कब छिटक जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप गारंटी मान के ले लो, जो भी ऐसा कह रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है, नहीं छिटकेंगे। नहीं, आपके दोस्त भी हैं चिराग पासवान। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जिस चिराग पासवान के, मैं उनके नॉमिनेशन रैली में गया था, उस नॉमिनेशन रैली जब हाजीपुर से उन्होंने नामांकन भरा और प्रधानमंत्री जी की सभा हुई, मैं उस रैली में साक्षी हूं, मैं मंच पे था। मैंने देखा है कितना स्नेह भाव प्रधानमंत्री जी का चिराग जी के प्रति है, कितना सम्मान चिराग जी का प्रधानमंत्री जी के प्रति है। तो डराते किसको है? नीतीश कुमार को? देखिए, ये आपको लगता है कि वो डरा रहे हैं। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि चिराग जी घूम घूम के सब जगह कह रहे हैं कि मैं सब जगह 243 सीटों पे पूरी मेहनत करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा कि लोगों को लगेगा कि मैं ही वहां से चुनाव तो इसी से तो खतरा महसूस हो रहा है। क्यों खतरा महसूस होना चाहिए? आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या
भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पे प्रयास नहीं करेगी कि हमारा गठबंधन हर एक जगह जीते, तो जब हम लगेंगे 243 सीटों पे, जब जदयू नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेके लगेगी, हम सब लगेंगे नीतीश जी के पीछे, तो चिराग जी क्यों नहीं लगेंगे? 243 पे लगेंगे, मांझी जी भी लगेंगे, उपेंद्र जी भी लगेंगे। क्योंकि चिराग जी 2020 में खेला कर चुके हैं। फिर वही बात, जो बीत गई सो बात गई। अच्छा, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। 2025 में स्पष्ट है, चिराग जी कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को आगे रखते हुए हम सब इस चुनाव में जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा। अच्छा, नीतीश जी के जो संबंध हैं भाजपा से बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस उतार चढ़ाव वाले रिश्ते? नीतीश जी कैसे देखते हैं आप? चंदन जी, आपकी शादी को कितना समय हुआ? 16 साल। उतार चढ़ाव रहा होगा ना? बिल्कुल। कोई भी जो लंबा रिश्ता रहता है, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, शादी ब्याह का हो, हस्बैंड वाइफ का, उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। पर कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो पक्के संबंध होते हैं, वैसे ही ये संबंध है एनडीए का। एनडीए का मतलब नीतीश कुमार के साथ भाजपा और जदयू का। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक चर्चा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा भाई, तो इस बार विधानसभा चुनाव में जदयू बड़ा भाई है, चूंकि खबरें बहुत आ रही हैं कि 112 सीट पर जदयू और 109 सीट पे बीजेपी, बस बहुत का फासला नहीं, 2-4 सीटों का फासला। तो ऐसा ही होगा सीट बंटवारा, या अभी सब कोरी अफवाहें हैं ये सब? समस्या मैं बताता हूँ, हमारे पत्रकार भाइयों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है, इसलिए ये खलबली आपके मन में मची हुई है और आप जनता को ये परोस रहे हैं। भैया, जिसको तय करना है वो 2-5 लोगों के बीच में तय होना है। जब जरूरत लगेगी वो बैठ के तय कर देंगे। अभी वक्त है। उसका क्या स्टेटस है? हम इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन ने तय किया कि 15 अगस्त तक एकदम टाइट हम लोग हो जाएंगे, सब फाइनल। ऐसा है, महागठबंधन को करने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस 70 सीट मांग रहा है, तो उधर वो लोग कर लेंगे, फिर आप लोग क्या? ओहो, हम अब देखो, सुनो मेरी बात। महागठबंधन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसको दिखाना पड़ता है कि सब अभी भी हैं। कोई भागा नहीं है ना? और उसके बाद जो है बार बार जो है क्यों घोषणा करनी पड़ती है कि फलाने तारीख तक हम टिकट डिक्लेयर कर देंगे, फलाने तारीख तक हम ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को भी विश्वास दिलाना है, अन्य दल के कार्यकर्ता को भी विश्वास दिलाना है कि अभी हम लोग साथी में हैं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू, हम, लोजपा, इन सब पार्टियों में आपने ऐसी कौतूहल देखी है क्या? उपेंद्र जी के सिस्टम में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लोगों ने कोई इस तरह की बात कही हो? नहीं, क्योंकि सबको पता है। लेकिन बेचैनी है, चाहते हैं वो लोग भी, कहते नहीं है लेकिन है कि क्लियर हो जाए ताकि हम लोग तैयारी करें मजबूती के साथ। मुझे लगता है कि समय आने दीजिए, सारी बातें एकदम स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और सीमलेसली होंगी। एक वर्ड है इंग्लिश का, सीमलेसली, है ना? अच्छा तब लगता है जब एकदम पता ना चले और ऑपरेशन समाप्त हो जाए। अब चीर फाड़ का पूरा जो है प्रक्रिया टीवी पे दिखाया जाए जरूरी है क्या? अच्छा, गुप्त तरीके से करेंगे, एकदम सीक्रेट नहीं। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो गुड न्यूज आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। तब तक बीजेपी वाले अपना गोटी सेट कर रहे हैं। अरे अच्छा, बिहार के युवाओं की क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के युवा की भी वही सबसे बड़ी समस्या है जो देश के युवा की। मेरा एक जो है थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है जी। हम हमेशा बात करते हैं कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि युवाओं को अपने प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए। सब अगर यही अपेक्षा रखेंगे कि मेरे लिए क्या हो रहा है तो कैसे चलेगा? आप कर्तव्य बोध की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि बिहार का जो युवा है उसको समझना पड़ेगा कि अगर उसको लगता है कि आज हमारा बिहार पिछड़ रहा है या और तेजी से बढ़ना चाहिए, या बिहार में और रोजगार के अवसर होने चाहिए, या बिहार में और परिवर्तन देखना चाहता है, तो उसके लिए हर एक बिहारी को कटिबद्ध होकर लगना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आने वाला है कुछ करने के लिए, खुद लगना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज हो गई ना। तो ये करने के लिए खास करके जो युवा वर्ग शिक्षित है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। 75 के आंदोलन में भी तो बहुत लोग लगे थे। सब राजनेता बन गए क्या? सब एमएलए एमपी बन गए क्या? उस लाखों की भीड़ में जो जेपी को सुनते थी
जेपी का अनुकरण करती थी, सब मुख्यमंत्री बनने के लिए थे क्या? सब ने अपनी सामाजिक भूमिका निभाई जन आंदोलन में, और एक बेहतर बिहार, एक बेहतर देश के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया। वो क्या कर रहे थे? वो ये नहीं पूछ रहे थे कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है, वो ये कह रहे थे कि हमें अपने देश के लिए क्या करना। ठीक। तो शायद 2025 वही समय है कि बिहार के युवाओं को चिंता करनी है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे? इस देश की 80% आबादी हिंदू है, यहाँ पे काहे का ध्रुवीकरण करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर इस देश में राम मंदिर बनवाना ध्रुवीकरण है तो ऐसा ध्रुवीकरण होना चाहिए। हिंदू स्वभाव से सहिष्णु है, टॉलरेंट है, कभी हिंदू दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने नहीं जाता। ऐसी खबरें शायद मैंने तो नहीं देखी हैं। तो मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता और हिंदू हित की रक्षा, इसको अलग अलग करके देखना चाहिए। ये दोनों शब्द बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कंफ्यूज तरीके से यूज होते हैं। मैं अपने धर्म में पूरा विश्वास करता हूं। मैं चाहता हूं कि केदारनाथ में अच्छा कुछ हो, काशी का कॉरिडोर बने, उज्जैन में महाकाल का ये हो। तो मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? तो ये दूसरे धर्मों के प्रति भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत समय मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजारा है। वहाँ पे 3 राज्यों में बहुत काम किया है जो क्रिश्चियन बहुल्य राज्य हैं। 90% से अधिक क्रिश्चियन बंधु हैं वहाँ। आपने सुना है कभी कि एक स्कीम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, जो कि चर्च के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, चर्च बनवाने के लिए, चर्च को बाउंड्री बनवाने के लिए, वो टूट गया तो उसको ठीक करवाने के लिए पैसा देती है। मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया है, लोगों ने, ट्रस्ट ने बनाया है। पर चर्च को ठीक करने के लिए बाकायदा केंद्र की सरकार की व्यवस्था है माइनॉरिटी मंत्रालय में कि वो मदद की जाए। हमारे देश में तो हज तक जाने के लिए जो है विशेष व्यवस्था करके रखी हुई, उसमें कोई मतभेद नहीं है। करे ना प्लीज। आप फर्क समझ रहे हैं? मैं आपके लिए बुरा नहीं सोचता, आपके लिए भला सोचता हूं, पर मैं अपने लोगों के लिए भी भला सोचता हूं। इसमें गलत क्या है आप बताइए। बिल्कुल। अच्छा, जो विपक्ष है अभी देश का, उसको कैसे देखते हैं आप? मजबूत विपक्ष लगता है कि मजबूत है? देखिए, मेरी चिंता इस बात की है कि विपक्ष देश का भी और बिहार का भी, वो झूठ, भ्रम और भय के सहारे अपनी राजनीति कर रहा है। और मैं स्पष्ट बताता हूं, राहुल गांधी जी ने सिरे से झूठ बोला 24 के चुनाव में कि संविधान खतरे में है। विपक्ष के दलों ने भ्रम फैलाया कि ये लोकसभा का आखिरी चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, आरक्षण छीन लेगा। हुआ क्या? 24 का चुनाव हुए 1 साल से ऊपर हो गया, संविधान भी वही है, संसद भी वही है, आरक्षण भी वही है। तो ये है झूठ, भ्रम और भय की राजनीति। बिहार में भी वही हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम आर्टिकल 324 संविधान के, जिस संविधान की दुहाई राहुल जी देते रहते हैं, लाल डायरी दिखाते हैं, पता नहीं संविधान है क्या है, उसी किताब को खोल के देख लेना चाहिए अगर वो संविधान है तो। आर्टिकल 324 स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रूल 21, 22, 23 पढ़ना चाहिए, जो कहता है, सजेस्ट नहीं करता, निर्देशित करता है इलेक्शन कमीशन को कि समय समय पे इलेक्टरल रोल ठीक करवाया जाएगा। जो लोग नए 18 साल के हुए हैं उनको जोड़ा जाएगा। जो लोग अब वहां नहीं रहते या अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम कटवाया जाएगा। बाकायदा अधिकार देता है, मेरी बात सुन लीजिए, बाकायदा अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन को कि ये एक्सरसाइज कभी भी वो करा सकता है। अभी तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि पहले वोटर कार्ड लेगा, फिर राशन कार्ड लेगा और फिर नागरिकता छीन लेगा। क्या ये सच है? क्या वोटर इलेक्टरल रोल का नागरिकता से कोई दूर दूर तक लेना देना है? तेजस्वी जी इतने ना समझ तो नहीं है। नहीं, लेकिन एक सवाल है ना कि आधार क्यों नहीं उसमें? आप पहले मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। अच्छा, कि क्या ये झूठ है कि नहीं? इलेक्टरल रोल और नागरिकता का कोई लेना देना है क्या? नहीं, तेजस्वी अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, वो कारण आप सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। तेजस्वी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी जी ने गलत कहा है कि इलेक्टरल रोल से किसी का नाम कटेगा तो वो नागरिक नहीं रहेगा देश का। दूसरी बात, आप आधार पे कह रहे हैं, आधार को प्रमाण की सूची में
नहीं रखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको भी एक आइडेंटिटी के चाहिए। प्रूफ में रखिए। हाँ, राशन कार्ड को उसको, हाँ जी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2015 में इसी इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया जिसका नाम था ऑथेंटिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ड्राइव, सत्यापन और सफाई इलेक्टरल रोल की पूरे देश की। लक्ष्य क्या था कि पूरे देश के एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। इसका विरोध किसने किया? तेजस्वी जी की पार्टी ने। 10 साल इस मैटर को लटका के रखा, लेकिन मुद्दा उससे बड़ा है। मुद्दा आधार कार्ड का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि इस प्रदेश में सबसे अधिक रेसिडेंशियल प्रूफ बनाने के आवेदन सरकार के पास कहाँ आए हैं? सीमांचल के 4 जिलों में आए हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। घुसपैठ का सबसे बड़ा दरवाजा बिहार का उसी क्षेत्र में खुला हुआ है। हम सब जानते हैं कि वहां का सामाजिक समीकरण पिछले 10 साल में बहुत बदला है। तो क्यों बदला? सरकार तो आप लोग की थी ना। अगर वो लोग जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से, म्यांमार से भाग के आए हैं, ये रिपोर्ट मैं नहीं, ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के बीएलओ ने लिखित रूप में जमा की है। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें? हम जिम्मा ढूंढने की 10 साल पहले आपने क्यों नहीं रोका? या फिर हम इंश्योर करें कि ऐसे गलत लोग इस देश के मतदाता ना बने? क्या करना चाहिए? इस पे राजनीति करनी चाहिए कि इस पे राष्ट्रीय सोच को एकत्र करना चाहिए? तेजस्वी जी कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में अगर ये सोच रहे हैं कि बंगाल जैसा ममता मॉडल फॉलो करते हुए ऐसा वातावरण बनवा दिया जाए कि जहां पे घुसपैठियों को वोटर बना के उनके वोट पे हम राजनीति करें, तो बिहार में तो ये नहीं होगा। तेजस्वी जी, राहुल बाबा जी आके चले जाएंगे, पर कम से कम तेजस्वी जी से मेरा निवेदन है कि भैया आपको हमको बिहार में ही रहना है लंबा, कृपा करके राजनीति के छोटे गेन के लिए बिहार का लॉन्ग टर्म लॉस मत करवाइए। ठीक। अच्छा, बस अब कुछ छोटे छोटे सवाल, 2 4 5 है। राजनीति के अलावा आपकी मतलब रुचियां क्या है? मेरा बहुत अधिक समय पढ़ने में जाता है, पढ़ने की आदत है। फिल्में देखता हूँ, अपने बच्चों के साथ देखता हूँ, वो मेरा उनके साथ सबसे प्रिय पास टाइम है। समय मिलता है तो वर्कआउट करता हूँ, जरूरी है। अच्छा, बहुत कम शब्द में अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहे तो मतलब क्या करे, वो कैसे आए? मैं कई बार ऐसे युवाओं को देता हूँ जो अपनी जवानी खपा देते हैं राजनीति के क्षेत्र में, ये बैठक, वो बैठक, ये मोर्चा, वो नारा, ये आंदोलन। तो मेरा एक कहना है कि हर एक युवा सबसे पहले किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता होगा। तो पहले अपने इंडिविजुअल दायित्व की चिंता आप कर लें, उसके बाद समाज की चिंता करें। अच्छा, एकदम आखिरी सवाल, पापा अपने संघर्ष के किस्से आपको सुनाते होंगे समय समय पर? बिल्कुल। एक कोई ऐसी सीख जो आपको राजनीति में भी काम वो चीज़ आ रही है, और बिजनेस तो है ही। शब्दों के जगह अपने कर्मों से जो आदमी सिखा सकता है अपने बच्चों को, वो मैंने साक्षात उनके माध्यम से देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह 6 बजे से लग जाता है, रात को 2 बजे तक, उसके लिए उसका काम, उसका पूजा है। जो मेहनत करने की लगनशीलता जब आदमी देखता है तो समझ में आता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पापा से सीखा आपने? कोई शॉर्टकट नहीं है। संघर्ष, मेहनत हर एक स्तर पे करनी होगी। भले किसी की संघर्ष जो है ग्राउंड फ्लोर पे शुरू होती है, किसी की संघर्ष जो है 3rd फ्लोर से आगे शुरू होती है, किसी की संघर्ष 9वें तल्ले से शुरू होती है, लेकिन संघर्ष सबकी रहती है, अलग रहती है। कहने का मतलब है कि जो सड़क पे रेडी लगाता है उसका संघर्ष अलग है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसका संघर्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके पास खाने के लिए, पहनने के लिए है, लेकिन उसके पास भी संघर्ष है। जो अपना कारोबार सेट कर रहा है या अपने कारोबार में फंस रहा है, कभी मुनाफा कभी घाटा, उसका अलग संघर्ष है। घर में बैठी जो अपनी बहन है, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उसका अलग संघर्ष है। संघर्ष सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये प्रकृति है। और संघर्ष के साथ, लगनशीलता के साथ मेहनत करना, अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करना, यही इंसान को आगे ले जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट को। तो ये बहुत सारे गंभीर सवाल ऋतुराज सिन्हा से
और उसके शानदार जवाब भी। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर किसी खास मेहमान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।